बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटीज़ के बारे में और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर बॉटम से सेकंड पोजीशन पे आता है। फिज़िकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर का नंबर आता है। डेटा लिंक लेयर के दो पार्ट्स हैं, एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC और दूसरा पोर्शन है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर पे जो PDU इस्तेमाल होगा, जो यूनिट इस्तेमाल होगा मेजरमेंट के लिए, वो फ्रेम्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं और इस की जो लोकेशन है उसके हिसाब से ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन लेता है ऊपर से नेटवर्क लेयर से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करने के बाद उसको फिज़िकल लेयर को फॉरवर्ड कर देता है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन क्या है, होप टू होप डिलीवरी और नोड टू नोड डिलीवरी। होप टू होप का मतलब ये है जब एक नेटवर्क से एक कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क की तरफ कुछ मैसेज भेजना चाहता है तो वो मैसेज मुख्तलिफ नोड से गुज़रते हुए फाइनल नेटवर्क के अंदर उस नोड की तरफ पहुंचता है। तो जितने भी नोड्स मैसेज को सेंडिंग के लिए दरमियान में आते हैं उसको कहते हैं होप टू होप डिलीवरी। और दरमियान में जितने राउटर इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे होप कहलाते हैं या नोड कहलाते हैं। सबसे पहले फंक्शनलिटी होप टू होप डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर के सर पे होती है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल का मतलब यह है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द मैसेज, यानी कि जितनी स्पीड से मैसेज भेज रहा है आया रिसीवर की साइड पे उस मैसेज को रिसीव करने की ताकत है या नहीं है। इफ़ अ राउटर और नोड फिल्ड बाय मैसेज, यानी कि अगर एक साइड पे जो रिसीवर साइड पे राउटर या नोड का कोई भी डिवाइस हो सकती है वो मैसेजेस से फिल है तो वो क्या करेगा, वो मैसेजेस को अपने बफर से डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके बजाय कि वो मैसेजेस को डिलीट करे, हम इस सिचुएशन से बचने के लिए हम ऐसा फ्लो तरतीब में लाते हैं कि जो मैसेजेस हैं वो बफर से डिलीट ना हो और वो प्रॉपरली उसके ऊपर प्रोसेस किया जाए और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो इस फ्लो के कंट्रोल, मैसेज के फ्लो के कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटा लिंक लेयर की ही होती है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सबसे वेल नोन एल्गोरिदम्स हैं जो कि फ़्लो के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैसेज के फ़्लो के कंट्रोल के लिए। उसमें सबसे पहले स्टॉप एंड वेट है, दूसरा है गो बैक एन और थर्ड वन है सेलेक्टिव रिपीट। ये तीनों एल्गोरिदम्स फ़्लो कंट्रोल को फ़्लो के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटा लिंक लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एट ईच नोड, मीन्स एवरी नोड दैट कम्स बिटवीन टू सोर्सेज टू सोर्स एंड डेस्टिनेशन पीसेज। जितने भी नोड्स हैं उनके ऊपर उनके दरमियान जो मैसेज की सेंडिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की ही है। इस तरह ये भी चेक करना कि हर नोड की कितनी कैपेसिटी है मैसेज की फ़्लो के लिहाज से, उसके हिसाब से मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना या डेटा को आगे फॉरवर्ड। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल्स का मतलब ये है कि जो होप टू होप जो नोड्स हैं, जो डिवाइसेस दरमियान में आते हैं, सेंडर से रिसीवर के दरमियान वो जितने भी नोड्स आते हैं उस लेवल पे यानी हायर लेवल पे हम एरर को चेक करते हैं और एरर को कंट्रोल कर सकते। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डेटा लिंक लेयर पे जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं CRC, जिसका मतलब यह है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और ये नोड टू नोड यानी कि डेटा लिंक लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है। और एक और एरर कंट्रोल के लिए जो एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं चेकसम, सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि
जब पूरे का पूरा मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो ये नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आल्सो पैरिटी चेक और हेमिंग कोड, ये दोनों एल्गोरिथम्स भी एरर को कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर दोनों जो एल्गोरिथम्स हैं CRC और चेकसम बेसिकली सोर्स डेस्टिनेशन एंड पे इस्तेमाल किया जाता है जब मैसेज पहुँच जाता है, और CRC नोड टू नोड यानी कि डेटा लिंक लेयर के लेवल पे हर नोड पे चेक किया जाता है कि मैसेज के अंदर कोई एरर तो नहीं आया। तो अगर एक मैसेज कंप्लीट सेंड हो जाए और एंड पे जो रिसीवर है उसको पता चले कि मैसेज में कोई एरर है, उसके बजाय अगर हर नोड पे एरर की चेकिंग की जाए तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ये हमारा टाइम ज़्यादा बचेगा इसमें से, और हमें जो मैसेज मिलेगा वो एरर फ्री मिलेगा, बजाय इसके कि हम एक सेंडर से रिसीवर के एंड टू एंड हम सोर्स डेस्टिनेशन पे एरर को चेक करें ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो उसके बजाय हम CRC इस्तेमाल क्यों नहीं करते। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब यह है कि जो मीडिया है उस मीडिया को हमने किस कंप्यूटर को अलॉट करना है और किस टाइम पे अलॉट करना है। अगर एक कंप्यूटर को मीडिया के ऊपर अपने डेटा को सेंड करने की इजाज़त मिली है तो उसको किस हिसाब से वो इजाज़त हमने देनी है, और फिर उसके बाद दूसरे कंप्यूटर का नंबर किस तरह से आएगा और वो कैसे मीडिया को चेक करेगा। इसके लिए जो एल्गोरिथम्स या जो टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं उसमें कुछ ये नीचे टेक्निक्स हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए। कैरियर सेंसर, मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है, और इसी तरह कोलिजन अवॉइडेंस है। इसी तरह अलोहा, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, ये सारे टेक्निक्स या एल्गोरिथम्स ये एक्सेस कंट्रोल के अंदर आएंगे। तो हम चलते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन की तरफ। When data is being transmitted from one machine to another, it may be possible that data becomes corrupted on its way. डेटा जब हम सेंड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये दरम्यान में करप्ट हो सकता है। करप्ट होने की वजह से कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं? इसके अंदर थंडरबोल्ट के वजह से भी एरर आ सकता है, एटेन्यूएशन की वजह से भी एरर आ सकता है, नॉइस की वजह से भी एरर आ सकता है। तो सम ऑफ द बिट्स मे बी अल्टर्ड, इसकी वजह से कुछ बिट्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, अल्टर कर तब्दील कर दिया जाता है, डैमेज हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। सच कंडीशन इज नोन एज एरर, ऐसी कंडीशन को एरर कहा जाता है। एरर में अकोर बिकॉज ऑफ नॉइज ऑनलाइन, नॉइस की वजह से, एटेन्यूएशन की वजह से और डिले डिस्टॉर्शन की वजह से। फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एरर्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए एरर की डिटेक्शन और उसकी करेक्शन लाजमी है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स कितनी किस्म की है हमारे पास एरर्स की? हमारे पास दो किस्म के एरर्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर्स इन अ ट्रांसमिशन, एक है सिंगल बिट एरर और एक है बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब यह है इट मीन्स ओनली वन बिट डेटा यूनिट इज चेंज फ्रॉम 1 to 0, फ्रॉम 0 to 1 एज शोन इन द फिगर। जिस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि 0 से 1 या 1 से 0 की तरफ हमारा जो है सिग्नल, हमारे बिट्स के अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं, तो इसको कहते हैं सिंगल बिट एरर। और दूसरी टाइप जो है वो बर्स्ट एरर है। इट मीन्स 2 or more बिट्स इन डेटा यूनिट आर चेंज फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1। जैसे कि फिगर नंबर 2 में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक से ज़्यादा बिट्स चेंज हुए हैं, ठीक है ना। और जब एक से ज़्यादा बिट्स चेंज होंगे तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बर्स्ट एरर ऑकर हुआ है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कैन लीड टू बिट एरर्स। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब यह है कि जो ट्रांसमिशन के ऊपर जो असरअंदाज होते हैं वो बाहर के जितने भी अनासिर हैं उसकी वजह से आपके जो बिट ऑफ सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर बिट्स जो आ रहे हैं उन बिट्स के अंदर एरर आ सकता है। और एरर्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। 1 or more बिट एरर इन पेलोड, डैमेज्ड फ्रेम। हमारे पास जो पेलोड होता है, जो मैसेज होता है, उसके अंदर हमारे पास एरर आ सकता है। 1 or more बिट एरर्स इन हेडर और ट्रेलर।
हेडर और ट्रेलर जो होता है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है मैसेज के रिलेटेड, और तो यहाँ पे उसके अंदर भी एरर आ सकता है, उसके बिट्स ख़राब हो सकते हैं। नंबर 2 सेकंड टाइप ये है। नंबर 3 फ्रेम नॉट रिसीव्ड, लॉस्ट फ्रेम पूरे का पूरा फ्रेम लॉस हो सकता है। और इसी तरह जितने भी फ्रेम्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर भी आ सकते हैं। चौथी टाइप एरर किट कौन सी टाइप है? फ्रेम रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास 4 किस्म की टाइप्स हैं। डेटा के अंदर एरर आना, हेडर या ट्रेलर के अंदर एरर आना, फ्रेम नॉट रिसीव्ड यानी कि फ्रेम का ना मिलना, और फ्रेम रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डरिंग है फ्रेम्स की रिसीविंग की साइड पे वो आउट ऑफ ऑर्डर हो। तो ये चारों एरर्स हमारे पास इसकी टाइप्स हैं एरर के अंदर। हमारे पास 2 किस्म की फिर ऑप्शन आते हैं। एक है एरर डिटेक्शन, यानी कि एरर को सिर्फ डिटेक्ट करना, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं वो फिर हम देखेंगे। और एक है एरर करेक्शन, यानी कि एरर को डिटेक्ट करने के बाद उस एरर को करेक्ट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अटैच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू डेटा। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि ऐसी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम अटैच कर लेते हैं डेटा के साथ हेडर और ट्रेलर के अंदर, टू अलाउ रिसीवर टू चेक इफ रिसीव डेटा इज करेक्ट। यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम डेटा के रिलेटेड ऐड कर देंगे कि जब रिसीवर के पास पहुंचे तो रिसीवर उस डेटा की बेस पे चेक कर सके कि जो मैसेज हमने भेजा है वो मैसेज हमारे पास ठीक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ऐसे कुछ कैलकुलेशंस हम वहाँ पे भेजेंगे, कुछ नंबर्स हम भेजेंगे और उस नंबर्स को ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी, और जो रिज़ल्ट आएगा दोनों साइड पे जो रिज़ल्ट भेजा गया है, जो नंबर भेजा गया है, अगर वो कैलकुलेशन के बाद वो नंबर सेम आता है तो हम ये कहेंगे कि उस डेटा के अंदर कोई एरर नहीं है। इसी तरह इंक्लूड सीक्वेंस नंबर्स इन हेडर टू आइडेंटिफाई इफ फ्रेम्स रिसीव्ड इन करेक्ट ऑर्डर और नॉट। इसी तरह हम सीक्वेंस नंबर्स हम हेडर के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि फ्रेम्स जो रिसीवर साइड पर रिसीव हो रहे हैं वो करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है। ARQ का मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो एरर डिटेक्शन में हम ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि जो कि हम एरर को ठीक भी कर सकें, बल्कि सिर्फ वो डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। इधर एरर करेक्शन में हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे लिए एरर को डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है। ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जो कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को टू अलाउ रिसीवर टू चेक एंड करेक्ट बिट एरर्स, कि रिसीवर को इस चीज़ के काबिल बना लेता है कि जो एरर आ रहा है हमारे डेटा के अंदर वो एरर क्या है और उसको एरर को कैसे ठीक करना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं। तो इस किस्म की टेक्निक हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फॉरवर्ड एरर करेक्शन आता है उसके अंदर, और एक है रिसीवर आस्क ट्रांसमीटर टू रीट्रांसमिट लॉस्ट और डैमेज्ड फ्रेम। और दूसरी टेक्निक क्या है कि रिसीवर आस्क यानी कहता है सेंडर को कि हमें मैसेज दोबारा रीट्रांसमिट करो, ताकि हमारे पास जो लॉस्ट फ्रेम्स हैं वो हमें दोबारा मिल सके। उसके अंदर कोई टाइमिंग होगी और टाइमिंग की बेस पे रिक्वेस्ट को सेंड किया जाएगा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। और फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है कि हम कुछ नंबर्स फॉरवर्ड करते हैं, कुछ कोड्स फॉरवर्ड करते हैं डेटा की बजाय। फॉरवर्ड कोड्स जो रिसीवर की साइड पे जो उसके पास कोई टेबल होगा उस टेबल के अंदर मैच करेगा, और अगर वो डेटा उस टेबल के जो कोड है हमारे पास जो रिसीवर के पहुँचे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हुआ तो वो फिर उस कोड के हिसाब से डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा, और फिर वहाँ पे वो चेक करेगा कि हमारे पास डेटा के अंदर कोई एरर है कि नहीं है। हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर करेक्शन के एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ। इसके अंदर 3 टाइप्स हैं, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट और सेलेक्टिव रिपीट। और इन 3 टाइप्स के बाद ये सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए है, ठीक है। एरर को डिटेक्ट करना और फिर उसके बाद दोबारा रीसेंडिंग करना, ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या है कि इसमें हम एरर को चेक भी करेंगे और करेक्ट भी करेंगे।
ठीक है। और दूसरा है हाइब्रिड स्कीम, जिसमें एरर की डिटेक्शन भी होगी और करेक्शन भी होगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सबसे पहले है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट का मतलब ये है, जब सेंडर मैसेज को सेंड करेंगे या फ्रेम को सेंड करेगा तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और टाइमर किस चीज़ का होगा? एक्नॉलेजमेंट का होगा कि रिसीवर की साइड से एक्नॉलेजमेंट हमें आई है कि नहीं। जैसे ही रिसीवर्स की साइड से एक्नॉलेजमेंट का जो सिग्नल है वो पहुंचेगा, तो सेंडर फिर दोबारा कोई दूसरा फ्रेम भेजेगा, और फिर उसके बाद जब उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो एक्नॉलेजमेंट आने के बाद वो दोबारा डेटा को एक और को भेजेगा। इसी तरह ये फ्लो कंट्रोल जो है ये भी आपके डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसकी एक्नॉलेजमेंट जब आ जाएगी इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या है कि स्टॉप एंड वेट, फ्रेम को स्टॉप कर लेगा और फिर उसके बाद वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। इसके बाद जो दो टाइप्स हैं उसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज़ एन एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एरर को कंट्रोल करता है। क्या मतलब एरर को कंट्रोल करना? कि एरर इसकी वजह से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब फ्रेम रिसीवर की साइड पे नहीं पहुंचता तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती और फिर उसको दोबारा रीसेंड किया जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो दोबारा मैसेज या फ्रेम को सेंड किया जाएगा वो मैसेज करेक्शन के हिसाब से, यहाँ पे ये इस लाइन का यही मतलब है कि दोबारा उस मैसेज को सेंड किया जाएगा। और डिटेक्ट का मतलब ये है कि जब मैसेज अपने टाइम फ्रेम में फ्रेम वहाँ पे नहीं पहुँचेगा रिसीवर के पास, तो दोबारा सेंड किया जाएगा। और इसकी दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। और जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर एक विंडो होगी और जो कि स्लाइड होगी, ठीक है ना। और स्लाइड जब तक ये स्लाइड होगी तो जितना ये आगे जाएगा तो इसकी फ्रेम का जो विंडो का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, जब तक जो फ्रेम्स की सेंडिंग है, अगर वो फ्रेम्स की सेंडिंग प्रॉपरली वो सेंड होती जाए तो इसके फ्रेम का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो दो किस्म की हमारे पास स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हैं। नंबर 1 है गो बैक एन, और नंबर 2 है सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक फ्रेम सेंड नहीं होता, जैसे कि हमने स्टॉप एंड वेट में देखा एक फ्रेम सेंड होता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रेम्स एक विंडो के अंदर सेंड किए जाते हैं, और जो विंडो होती है उसका साइज़ टाइम बाय टाइम बढ़ता जाता है। और जब तक उन फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं आती जो उस फ्रेम के अंदर होते हैं, जो विंडो के अंदर जो फ्रेम्स होते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, उस वक्त तक वो फ्रेम आगे तक या विंडो आगे तक स्लाइड नहीं होती। इट रीट्रांसमिट्स ऑल द फ्रेम्स। अच्छा, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर जो गो बैक एन है, इसका मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास विंडो के अंदर एक फ्रेम भी हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो पूरी की पूरी विंडो को दोबारा रीट्रांसमिट किया जाएगा। और रीट्रांसमिट करने के बाद जो फ्रेम है जो रिसीव नहीं हुए उसकी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट वापस आएगी। इट हैज़ 2 पैरामीटर्स। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर? सीक्वेंस नंबर, यानी कि जो फ्रेम्स के सीक्वेंसेस हैं उसी सीक्वेंस के हिसाब से रिसीवर साइड पे भी वही सीक्वेंस उन फ्रेम्स की मिली है या नहीं। और स्लाइडिंग विंडो का मतलब यह है तो जो विंडो स्लाइड हो रही है और उसके अंदर जो फ्रेम्स हैं दोनों साइड पे वो फ्रेम्स जो विंडो का साइज़ है वो सेम होना चाहिए। और जब तक ये विंडो का साइज़ उस वक्त बढ़ेगा कि जब रिसीवर के पास जो फ्रेम सेंटर की तरफ से आ रहे हैं वो उसी हिसाब से रिसीवर को मिले जिस हिसाब से सेंडर ने सेंड किए हैं फ्रेम्स को। साइज़ ऑफ विंडो इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। वही बात, जो विंडो का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज रिसीविंग। विंडो विल मूव टू राइट व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज़ रिसीव्ड एट द सेंडर साइड। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है सेंटर साइड से, विंडो मूव होगी राइट की तरफ। इसी तरह
विंडो विल मूव टू द राइट व्हेन एक्नॉलेजमेंट इज सेंड टूवर्ड्स द सेंडर। जब एक्नॉलेजमेंट सेंडर की तरफ रिसीवर की साइड पे सेंडर की तरफ सेंड कर देगा रिसीवर, तो विंडो रिसीवर की साइड में भी आगे फॉरवर्ड होगी राइट साइड पे। सेकेंड टाइप है सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। गो बैक एन में पूरी की पूरी विंडो सेंड की जाती थी, लेकिन सेलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, इसमें इट रीट्रांसमिट्स ओनली दैट फ्रेम्स विच आर डैमेज और लॉस्ट बट आफ्टर। नैक का मतलब यह है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अगर उस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उस विंडो के अंदर, तो सिर्फ उन्हीं फ्रेम्स को रिपीट किया जाएगा, ना कि पूरी की पूरी विंडो को दोबारा रीसेंड किया जाएगा। सेलेक्टिव रिपीट में पूरी की पूरी विंडो को सेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उस विंडो के अंदर जो फ्रेम्स हैं सिर्फ उन्हीं फ्रेम्स को सेंड किया जाएगा। इसी तरह रिसीवर इज केपेबल ऑफ सॉर्टिंग फ्रेम्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। रिसीवर इस चीज़ के काबिल है कि उन फ्रेम्स को प्रॉपरली सीक्वेंस। इसी तरह सेलेक्टिव रिपीट में रिसीवर इस चीज़ के काबिल होता है कि वो सर्च करे उन फ्रेम्स के बारे में जिन फ्रेम्स की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है सेंडर को। यानी कि जब रिसीवर किसी फ्रेम्स की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को, तो उसके बाद ही सेंडर दोबारा उन्हीं फ्रेम्स को सिर्फ सेंड करेगा जो कि सेंडर ने उस विंडो में सेंड किए हैं और वो रिसीव नहीं हुए रिसीवर के पास। तो ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए रिसीवर के पास कि वो सर्चिंग करे और उन फ्रेम्स को सर्च करके निकाले जिनकी एक्नॉलेजमेंट्स हमें नहीं। ये कैपेबिलिटी सेंडर के पास लाजमन होनी चाहिए कि वो उन फ्रेम्स को डिटेक्ट करे कि जिन फ्रेम्स की हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। जब ये चेक कर लेगा और इस चीज़ की कैपेबिलिटी उसमें होगी, तो क्या करेगा कि सिर्फ उन्हीं फ्रेम्स को दोबारा रीसेंड करेगा जिन फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट रिसीवर साइड से नहीं मिली। It requires less window size as compared to go back n. Go back n के हिसाब से इसकी विंडो का जो साइज है वो छोटा होगा। इन तीनों एल्गोरिदम्स की एनिमेशन का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन है और या आपको जो मैं वीडियो शेयर करूंगा वहाँ पे इन तीनों वीडियोस की लिंक्स को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें एनिमेटेड फॉर्म में आपको शो करेगा कि स्टॉप एंड वेट और गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट तीनों कैसे काम करते हैं, एनिमेशन की फॉर्म में आपको शो किया जाएगा। तो अभी तक हमने ऊपर जो 3 टेक्निक्स पढ़ी हैं वो एरर डिटेक्शन के बारे में थी, एरर करेक्शन के बारे में नहीं, एरर करेक्शन के बारे में थी, एरर डिटेक्शन के बारे में नहीं थी। अब हमारे पास दूसरी जो टाइप है जो करेक्शन के अंदर है वो है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है, सेंडर सेंड्स अ कोड वर्ड इंस्टेड ऑफ डेटा, कोड वर्ड चोजन सच दैट इफ एरर डिटेक्टेड, यानी कि कोड वर्ड को चूज़ किया जाता है और उस कोड वर्ड की बेस पे इस चीज़ को चेक किया जाता है कि एरर तो नहीं आया मैसेज के अंदर। रिसीवर कैन करेक्ट द एरर विदाउट रीट्रांसमिशन। रिसीवर के पास जो कोड वर्ड होगा उसके पास आएगा, वो उस कोड वर्ड की बेस पे उस डेटा को करेक्ट करेगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, बजाय इसके कि वो सेंडर को दोबारा कहे कि मुझे इस पैकेट को या उस मैसेज को दोबारा सेंड करें। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन ये चीज़ होती है कि रिसीवर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली जो एरर जनरेट होता है वो एरर उसको खुद ब खुद ठीक कर ले। डिपेंडिंग ऑन इनकोडिंग स्कीम्स एंड पैटर्न ऑफ एरर्स, रिसीवर में डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, डिटेक्ट बट नॉट करेक्ट एरर्स एंड नॉट डिटेक्ट एरर्स। इनकोडिंग स्कीम्स के बेस पे और जो पैटर्न होता है एरर्स का, रिसीवर ये कैपेबिलिटी उसके अंदर हो सकती है या उससे ये काम इस तरह से सरंजाम दिए जा सकते हैं
कि वो एरर को डिटेक्ट करे और उसके बाद उन एरर्स को करेक्ट करे, ठीक है। फिर इसके बाद उन एरर्स को एक और कैटेगरी भी आ सकती है इनकोडिंग स्कीम्स के बेस पे, वो सिर्फ एरर को डिटेक्ट करे लेकिन उस एरर को करेक्ट ना कर सके, ठीक है। और नॉट डिटेक्ट एरर्स, यानी कि एरर को भी डिटेक्ट ना कर सके। तो मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं अभी आगे आएंगी, उन स्कीम्स के बेस पे कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि एरर को डिटेक्ट भी करेंगे और उसको करेक्ट भी करेंगे। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो सिर्फ एरर को डिटेक्ट करेगी और करेक्ट नहीं कर सकेगी, और कुछ स्कीम ऐसी हैं कि शायद उसकी इतनी परफॉर्मेंस ना हो कि उसमें से कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो एरर को डिटेक्ट ही ना करें, ठीक है। इस किस्म की स्कीम्स हैं। अगर हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म की स्कीम्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन में सबसे पहले जो स्कीम हमारे पास आती है वो है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर जो हमने आपको बताया और डिस्कस किया कि डेटा के बजाय एक कोड को सेंड किया जाता है और उस कोड को फिर जब रिसीवर के पास सेंडर की साइड पे जो कोड आता है डेटा के लिए, वो कोड अपने टेबल के अंदर चेक करता है कि ये कोड किस डेटा का है। फिर उसके बाद उस कोड के हिसाब से उस डेटा को स्वैप कर दिया जाता है और उस डेटा को उस कोड के हिसाब से बता दिया जाता है कि ये कोड इस डेटा का है, तो उसको उस कोड को फिर उस डेटा के साथ कंसिडर कर दिया जाता है। यहाँ पे इस एग्जांपल में आप यहाँ पे चेक करें, नंबर ऑफ 2 बिट्स यानी कि n बिट सीक्वेंस है दैट डिफर, यानी कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें v1 है, ये हमने सेंड किया, ठीक है। और रिसीवर साइड पे हमें जो मिला कोड, शायद उसमें कुछ एरर आ गया हो, दरम्यान में कुछ एरर की वजह से कुछ बिट्स चेंज हो गई हों। तो अगर हम इसको यहाँ पे इसके नीचे रखते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कितने दोनों जो कोड्स हैं उसमें कितना डिफरेंस आया है। अब यहाँ पे देखें 0 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस नंबर 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0 है, 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, 2 डिफरेंसेस हो गए। फिर उसके बाद 0 है, बिल्कुल 0 है यहाँ पे, फिर 1 है, यहाँ पे 1 है, 0 है, तो 3 डिफरेंसेस हो गए। और फिर यहाँ पे 1 है और फिर 1 है। तो v1, v2 का मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो 3 बिट्स डिफरेंट है यहाँ पे। तो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस 3 आया। यहाँ पे एग्जाम्पल में ज़रा चेक कर लें, फॉरवर्ड एरर करेक्शन इनकोडर लगाया हुआ है और ये 2 बिट्स का जो डेटा है ये इसके लिए हमने मैप किया है 5 बिट के कोड को, और कुछ इस तरह से k = 2, यानी कि हमारे पास जो डेटा है वो 2 बिट्स का है, और n = 5, यानी कि हमारे पास 5 बिट्स इस्तेमाल हुए हैं कोडिंग के साइड की हिसाब से। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 0 का अगर हमने सेंड करना है तो उसकी बजाय हमने इस कोड को सेंड करना है, 0 1 को सेंड करना है तो इस कोड को सेंड करना है। कोड हम सेंडर और रिसीवर खुद डिसाइड करते हैं, और जो कोड का टेबल सेंडर के पास होगा वो रिसीवर के पास होना चाहिए। इस तरह 1 0 जो है उसके पास जो कोड है वो ये वाला है, और 1 1 के हिसाब से ये वाला कोड है। यही वजह है कि जब सेंडर कुछ कोड सेंड करता है और कोड सेंड करने के बाद अगर रिसीवर के पास वो कोड इनवैलिड आता है, यानी वो कोड इसमें मौजूद नहीं होता, तो हम फिर क्या करते हैं, उन कोड्स जो कोड हमें मिला है उस कोड को हम अपनी कोड टेबल के अंदर जितने भी कोड्स हैं उसके साथ मैच करते हैं, और मैच करने के बाद हम जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है या मिनिमम जो डिफरेंस है उसको हम उसको उठाते हैं और वो उसके साथ हम स्वैप कर लेते हैं, और इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। तो हैमिंग डिस्टेंस एक ऐसी टेक्निक है फॉरवर्ड एरर करेक्शन के हिसाब से FEC, जो कि हम सेंडर को रिसीवर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि जो डेटा है उसको हम करेक्ट कर सकें आफ्टर इफ़ देयर इज़ एन एरर फाउंड एट द रिसीवर एंड, and then it is corrected on the basis of these codes, and then it is swapped and checked for the distance between the codes of send code and the code table. फिर उसके बाद the difference is evaluated, difference निकाला जाता है, and after that the changes are performed for the selected
कोड, ठीक है। अगर जो कोड भेजा गया है, अगर वो कोड यहाँ पे नहीं है तो उसका हैमिंग डिस्टेंस निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद जो हैमिंग डिस्टेंस सबसे कम हो, अगर एरर आया है तो उसके साथ उसको स्वैप कर दिया जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है और उस डेटा के लिए हमने ये कोड इस्तेमाल किया है, ठीक है। 00 के लिए ये कोड फॉरवर्ड होगा, सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर के पास भी ये कोड टेबल होगा। डेटा फिर इस डेटा के लिए ये कोड होगा, 10 की डेटा जो सेंड करेगा उसके लिए ये कोड होगा, 11 के लिए ये वाला कोड होगा। तो TX डेटा का मतलब ये है कि ये जो सेंडर है इस डेटा के लिए जो कोड सेंड कर रहा है वो ये कोड फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है ना, 0011, ठीक है। इस डेटा के लिए ये वाला कोड फॉरवर्ड कर रहा है। और यहाँ पे RX के पास यानी कि रिसीवर की साइड पे ये कोड कैसे पहुँचेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोड वर्ड है 0011 और रिसीवर की साइड पे ये कोड हमारे पास पहुँचा, तो एरर्स में है, कोई एरर नहीं आया, नो एरर्स। और RX डेटा उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि हमारे पास ये जो कोड है 01 के हिसाब से है, यहाँ पे ये चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आगे कर दिया है, वही चीज़ है, थोड़ा सा स्लाइड कर दिया है, नो एरर आया और यहाँ पे कोई भी बिट चेंज नहीं हुआ रिसीवर की साइड पे। ये सेंडर की साइड से जो कोड हमें सेंड किया है, एरर उसमें कोई नहीं आया, और रिसीवर की साइड में वही कोड रिसीव हुआ, उसने मैच किया टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर मैच करने के बाद उसको पता चला कि इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसकी वजह से हमने उसको सेव कर दिया और 01 डेटा हमने इस डेटा के लिए ये वाला कोड सेंड किया गया था। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो कोड सेंड किया नेक्स्ट सिनारियो में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो थर्ड बिट है, ये थर्ड बिट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई चेंज आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 की बजाय 0 हमें मिला, तो 0 जब मिला तो उसने चेक किया कि एरर हमें डिटेक्ट हो गया है। कैसे एरर डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि जब इस कोड को हमने चेक किया तो ये कोड हमारे पास जो डेटा के लिए जो कोड है, हमारे पास जो टेबल है उस टेबल के अंदर इस कोड को चेक किया तो ये कोड हमारे पास उस टेबल में मौजूद नहीं था, जिससे हमें पता चला कि ये एरर इसके अंदर आ गया है। तो एरर की डिटेक्शन भी कर ली है इसने, क्योंकि टेबल के अंदर उसने चेक किया कि ये जो कोड हमारे पास है ये कोड तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसी वजह से हमने इसके अंदर एरर की डिटेक्शन भी कर ली। अब इस एरर की डिटेक्शन करने के बाद अब हम इसकी करेक्शन करेंगे, जिसको कहते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, इस डेटा को हमने कंपेयर करना है इसके साथ, यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो हम फिर चेक करेंगे कि देखें 100 सेम है, 0000 और फिर 00 और यहाँ पे 11, 2 बिट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे इसको नीचे वाले जो कोड है उसके साथ कंपेयर करेंगे, 0000 और यहाँ पे एक चेंज आ गया, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे देखें हैमिंग डिस्टेंस की बजाय जो डिफरेंस है 1 है। इसी तरह यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे तो 11001, यहाँ पे 3 बिट्स की डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे। और फिर हमने जब यहाँ पे इसके साथ इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 4 बिट्स की डिफरेंस है। तो जब 4 बिट्स की डिफरेंस निकल आई, हमारे पास ये सारा डिफरेंस वैल्यूज आ गए 2 1 3 4, तो इसमें वो वाला कोड हम सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सबसे कम डिफरेंस हो, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे और इसको हम उस कोड वर्ड के साथ स्वैप कर लेंगे। यहाँ पे इसने एरर को डिटेक्ट किया और फिर उसके बाद इसने इसको करेक्ट किया। इसका जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी यहाँ पे ऊपर 01 का जो डेटा है उसके लिए हमारे पास ये कोड था और हमारे पास पहुँचा क्या 00011 और हमें यहाँ क्या मिला 110। जब डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट करने के बाद हैमिंग डिस्टेंस निकाला गया। हैमिंग डिस्टेंस निकालने के बाद हमने उसको डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट कर लिया और हमारे पास डेटा सही पहुंचा। अच्छा, ये एक टेबल है जो कि हमें हेल्प आउट करेगा डेटा के लिहाज से। हमने जो 7 बिट्स हैं वो कौन कौन से बिट्स की सीक्वेंस को हमने यूज़ करना है उस डेटा के लिए। तो पहले जो 3 बिट्स हैं उसके टॉप वाले ये वाले सीक्वेंस उठाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने अगर टी सेंड किया है तो टी के पहले 3 बिट्स 101 है, ठीक है, और लास्ट 4 बिट्स 0100 है।
अब हम यहाँ पे एक और टेक्निक हम स्टडी करेंगे या देखेंगे एरर डिटेक्शन के बारे में, जिसको कहते हैं ऑड पैरिटी चेक। इसमें हम नंबर ऑफ बिट्स को चेक करते हैं कि वो ऑड है या इवन है। ऑड पैरिटी चेक में क्या होता है, हम एक बिट ऐड कर लेते हैं ताकि नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाए। रिसीवर की साइड पर भी क्या चेक किया जाएगा कि नंबर ऑफ वंस ऑड है या नहीं है। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो डेटा हमें सही पहुंचा, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड नहीं है तो डेटा हमें सही नहीं पहुंचा। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हम 1 को ऐड कर लेते हैं और पैरिटी चेक में अपेंड पैरिटी बिट टू ब्लॉक ऑफ डेटा। हम डेटा के एक ब्लॉक को हम एक बिट ऐड कर ले, रिजल्टिंग सेट ऑफ बिट्स हैड ऑड नंबर ऑफ वंस। यानी कि हम जब 1 उसको साथ ऐड कर लेंगे तो हम फिर चेक करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड है या नहीं है। रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इफ रिसीवर बिट हैज़ अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वंस। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ नोज पैरिटी स्कीम बीइंग यूज्ड। कौन सी पैरिटी स्कीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑड पैरिटी स्कीम है या इवन पैरिटी स्कीम है। पैरिटी स्कीम को डिसाइड करने के बाद फिर हम ये फॉरवर्ड करेंगे अपने डेटा को, उसके साथ चेक करेंगे कि ऑड पैरिटी चेक है या इवन पैरिटी चेक है। ठीक है, इसी तरह अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि लेट्स सपोज एस कैरेक्टर हम सेंड कर रहे हैं। तो एस कैरेक्टर को सेंड करने के लिए हम आते हैं वापस टेबल में। टेबल में हम देखते हैं एस कहाँ पे है। एस ये कैपिटल एस है और 101 और 001। तो यहाँ पे कैपिटल एस सेंड हो रहा है, इज टू बी सेंड यूजिंग ऑड पैरिटी चेक। व्हाट इज ट्रांसमिटेड, क्या चीज़ ट्रांसमिट होगी। व्हाट हैपन्स इफ द लास्ट बिट इज करप्ट, हम ये देखेंगे कि अगर आखिरी बिट करप्ट हो जाए फिर क्या होगा। व्हाट अबाउट द लास्ट 2 बिट्स, इनके आखिरी अगर दोनों बिट्स करप्ट हो जाए तो फिर क्या होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे जो एस के लिए जो कोड है वहाँ से हमने उठाया 101 001, ये हमने टेबल से उठाया। ऑड पैरिटी चेक यानी कि हम ए से जब बी की तरफ सेंड करते हैं तो हम इसके साथ सेंडर की साइड से हम एक और पैरिटी चेक ऐड कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 बिट्स जो हैं ये ऑड आ गई, नंबर ऑफ वंस ऑड है। इसी तरह यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जब सेंडर की तरफ से डेटा सेंड हुआ तो रिसीवर RX को जब मिला ये सीक्वेंस, तो इसमें हम वो रिसीवर चेक करेगा कि नंबर ऑफ बिट्स ऑड है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वंस इसने चेक किए कि ऑड है, तो फिर ठीक है, अज्यूम किया इसने कि ये ठीक है। ठीक है, इसने अज्यूम किया कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये डेटा जो है करेक्ट आया है और यहाँ पे नो एरर हमें जनरेट हुआ। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो कोड हमें मिला है, जो डेटा हमें सेंड किया है वो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 8th बिट के अंदर कोई चेंजेस आती हैं। 8 बिट के अंदर मतलब लास्ट बिट, यहाँ पे अगर 1 से 0 हो गया है तो यहाँ पे इसने क्या अज्यूम किया, हमारे पास जो रिसीवर जो है उसने क्या अज्यूम किया कि हमारे पास जो डेटा है वो सही नहीं है, इसमें एरर है। ठीक है ना, और ये इसने सही अज्यूम किया, यानी कि ये क्रॉस इस वजह से लगाया गया है कि ये इसने अज्यूम किया कि यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, और रिज़ल्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल इसने ठीक अज्यूम किया कि ये जो है हमारे पास डेटा गलत आया है। इसी तरह अगर फर्स्ट बिट हमारे पास यहाँ पे चेंज होता है तो फिर दोबारा इसने बिल्कुल सही अज्यूम किया कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है रिसीवर साइड पे वो गलत है और इसने रिज़ल्ट हमें सही दिया। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे अगर आए इस जगह पे अगर 2 बिट्स अगर चेंज होते हैं, 2nd एंड 5th, यहाँ पे 2nd के ऊपर भी 1 से 0 चेंज हो गया और 5th का जो बिट है 1 2 2nd 3rd 4th 5th 0 जो है 1 के साथ चेंज हो गया। 1 2 3 4 5। अब क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स अभी भी ऑड है। इसने अज्यूम किया कि यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसने चेक करना है नंबर ऑफ ऑड पैरिटी, यानी कि 5 हमारे पास होने चाहिए या 3 होने चाहिए। ठीक है ना, तो 5 के लिए यहाँ पे 5 बिट्स यहाँ पे वो चेक करेगा, तो बिट्स तो 5 है लेकिन हमारे पास रिजल्ट गलत आया। इसकी वजह से हम
वैसे तो इसने ठीक किया, क्योंकि इसको हमने ऑड पेरेंट चेक की टेक्निक से हमने एरर डिटेक्शन हम चेक कर रहे हैं, करेक्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो एरर डिटेक्शन जो है उसमें ये ऑड पेरेंट चेक की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ वंस चेक करते हैं, आया ये ऑड है या इवन है। तो बेसिकली एरर डिटेक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा कोई डेटा ऐड किया जाता है, ट्रांसमीटर एड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसमिटेड डेटा, फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन कोड, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से वो कोड को एरर को डिटेक्ट करता है। रिसीवर रिकैलकुलेट्स द एरर डिटेक्टिंग कोड फ्रॉम द रिसीवर डेटा, कंपेयर्स टू द रिसीव्ड एरर डिटेक्टिंग कोड। इफ द सेम कोड, अगर कोड दोनों सेम है तो फिर क्या होगा, इफ नॉट, अगर दोनों कोड सेम है तो इसका मतलब ये है कि एरर नहीं है। इफ नॉट देन एरर का मतलब ये है कि अगर दोनों साइड पे जो कोड सेंड किया गया है, सेंडर ने कोड कैलकुलेट करने के बाद रिसीवर की साइड पे सेंड किया है, डेटा के बेस पे कुछ कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के बाद को रिजल्ट निकाल के सेंडर की साइड पे कुछ रिसीवर को, सेंडर की साइड से रिसीवर की साइड की तरफ एक कोड सेंड किया है, उस कोड को वहाँ पे उसने कैलकुलेट किया, उसी डेटा के ऊपर वही कैलकुलेशन परफॉर्म की जो सेंडर ने की, और फिर उसके बाद जब उसको रिज़ल्ट मिला तो वही रिज़ल्ट था जो सेंडर ने सेंड किया है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई एरर नहीं है। इफ़ नॉट, अगर दोनों साइड पे, अगर रिसीवर की साइड पे जो कैलकुलेशन हुई है, अगर उस कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट वहाँ पे सेम नहीं है, तो इसका मतलब यह है डेटा के अंदर कुछ या कोड के अंदर कुछ एरर है। स्टिल अ चांस दैट एन एरर इज़ नॉट डिटेक्टेड, यानी कि फिर भी हमारे पास चांस है, वही बात है कि एरर को हमने डिटेक्ट नहीं किया। डिटेक्शन कैपेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ऑन एल्गोरिथम एंड कोड लेंथ। डिटेक्शन कैपेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है एल्गोरिथम की बेस पे, हमने कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल किया है एरर डिटेक्शन के लिए, और कोड लेंथ, हमारे पास जो लेंथ है उस कोड, जो डेटा के लिए जो कोड हमने सेंड किया है उसकी लेंथ के बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अब एक और टेक्निक हम देखेंगे, CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। लेकिन उससे भी पहले हम एक और एल्गोरिथम को देखेंगे जिसको कहते हैं चेकसम। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया है कि CRC हम इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी कॉमन है, जो एरर की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है कि आया जो डेटा सेंड हुआ है वो रिसीवर को बिल्कुल एरर फ्री मिला है कि नहीं मिला। तो सबसे पहले तो हम चेकसम की साइड पे चलते हैं। In this, each word is added to the previous word and total sum checksum is calculated. The checksum is transmitted along with the data. अब checksum जो निकाला जाता है वो उस डेटा के साथ ऐड किया जाता है और रिसीवर की साइड पे सेंड किया जाता है। यहाँ पे सिंपल एक कॉन्सेप्ट के लिहाज से चेकसम को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर एग्जांपल सेंडर जो है वो ये कोड सेंड करता है 7, 11, 12, 0, 6, ये इसको हमने सेंड करना है, ठीक है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करके टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसमीटर की साइड से डेटा के साथ ये चेकसम निकाला जाएगा और चेकसम इसके साथ सेंड कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद इफ़ चेकसम इज इक्वल टू CS1, यानी कि जो रिसीवर की साइड पे दोनों चेकसम सेम आएंगे तो नो एरर है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे रिसीवर की साइड पे डेटा आया, उसने भी चेकसम को उठाया और चेक किया कि यहाँ पे कितना टोटल है 36, उसने वही ऑपरेशन परफॉर्म किया डेटा के ऊपर, और डेटा के ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म किया चेकसम का, तो जब चेकसम का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो दोनों का अगर रिज़ल्ट सेम आया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है ना। चेकसम का ये कुछ इस तरह आइडिया है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंडर की साइड से फॉर एग्जांपल ये डेटा सेंड हुआ। एक और एग्जांपल है चेकसम का, और जैसे कि मैंने ऊपर नंबर्स को ऐड किया, यहाँ पे हम इसी डेटा को ऐड करेंगे। ये भी एक किसी डेटा का कोड है, इस तरह ये भी किसी डेटा का कोड है, ये भी डेटा का कोड है। यहाँ पे इस डेटा के साथ हमने इस दूसरे वाले डेटा को ऐड कर दिया, ठीक है ना। 110 आने के बाद ऊपर 1 चला गया, 110, ये सारा ऐड हो गया। जब एक बिट रह जाएगा इसको हम उठा के यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे। फिर जब इसको ऐड कर देंगे, ये एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेकसम, इसको लाजमी देखें। तो शायद इस पर से कोई क्वेश्चन आया हो तो इसमें से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे का तरीका मैंने इसमें समझाया हुआ है। तो चेकसम के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 जो आया है यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा हमने नीचे इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, इनको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये नीचे जो 1 आएगा
1 हम उठा के फिर दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद ऐड करने के बाद जो थर्ड हमने इसके साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका हम उलट ले लेंगे, उलट ले लेंगे, ये हमारे पास इसका चेकसम आया, ये चीज़, ठीक है ना। इस चेकसम को हमने क्या करना है, डेटा के साथ चेकसम को ऐड कर दिया है, ठीक है, और हमने रिसीवर की साइड में भेज दिया है। रिसीवर क्या करता है, इस चेकसम को जो कॉम्प्लीमेंट हमने लिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि उल्टा करना, 0 को 1 के साथ चेंज करना, 1 को 0 के साथ चेंज करना, ठीक है ना। अब जब ये जो है चेकसम आगे चला गया यहाँ पे रिसीवर के पास, तो रिसीवर भी इसी डेटा के ऊपर वही कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा जो यहाँ पे परफॉर्म हुई। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे जो एंड रिजल्ट आया, ठीक है ना, उसने भी यहाँ पे एंड रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, 0 1 1 1 0 1, यही रिजल्ट आया। और फिर उसके बाद हमारे पास जो चेकसम हमारे पास सेंडर की तरफ से आया, तो वो हमने ऐड कर दिया डेटा के साथ, और वो यहाँ पे आके यहाँ पे इसने लगा दिया। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास नीचे ऑल बिट्स आर एरर, ऑल बिट्स यानी कि 0 नहीं आते, यानी कि एंड पे जब हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, 1 ये भी 1 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 is 1, इस तरह का जो एंड पे रिजल्ट सारा का सारा 1 आए, तो इसका मतलब ये है कोई भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इस डेटा के अंदर कोई एरर नहीं है। तो एरर डिटेक्शन के लिए ये भी चेकसम एक ऐसा एल्गोरिदम है, ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी एक नंबर को कैलकुलेट करता है और फिर उस डेटा के साथ अटैच करके फॉरवर्ड कर लेता है, और फिर रिसीवर की साइड में भी उसी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। नेक्स्ट टेक्निक है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स हम इसमें परफॉर्म करते हैं। टेक्निक वही है कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है सेंटर की साइड से, और वो कैलकुलेशन फिर उसके बाद रिसीवर को उसका रिज़ल्ट भेजना, और वो रिज़ल्ट जो है वहाँ पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म करके उस रिज़ल्ट को कंपेयर करना, चेक करना। तो ये इसमें 2 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। एक तो CRC जनरेटर है। CRC जनरेटर एक ऐसा नंबर होगा जो कि पॉलिनोमियल से निकाला जाएगा। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि कोई फार्मूला होगा x³ x² या इस तरह से x⁴ + x⁴ + 1, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल जनरेटर होगा जो कि आपको एक पॉलिनोमियल नंबर जनरेट करके देगा। उसके ऊपर हमने अपने डेटा को डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद जब हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो इसके अंदर एक बेसिकली एक्सक्लूसिव और टेक्निक इस्तेमाल होगी, यानी कि कुछ इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल 1 1 जब आता है तो 0 होना चाहिए, 1 0 = 1 0 1 = 1 एंड 0 0 = 0। तो फिर उसके बाद जो स्टेप्स परफॉर्म होंगे आगे हम चल के देखते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लें। दिस टेक्निक इज़ मोर पावरफुल दैन पैरिटी चेक एंड चेकसम एरर डिटेक्शन। उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है पैरिटी चेक टेक्निक और चेकसम से। पैरिटी चेक में हम ऑड और इवन चेक करते हैं नंबर ऑफ बिट्स, और चेकसम जो है वो दोनों को ऐड करता है। रिजल्ट वर्क्स ऑन बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स कॉल्ड CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। रिमाइंडर जो है वो जो रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है उसको डेटा के साथ ऐड कर दिया जाता है, और जो ऐड करने का जो रिमाइंडर वो वैल्यू होती है लास्ट 4, अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है जो जिसकी हेल्प से हम डिवाइड करते हैं, अगर 4 बिट का है तो एंड जो रिमाइंडर है वो 3 हम उठा के, यानी कि 1 बिट कम हमने उससे उठाना है, और फिर उसके बाद हमको उसको डेटा के साथ ऐड करके हम सेंटर की तरफ भेज देंगे। वो कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म करेगा। वो परफॉर्म करने के बाद अगर रिजल्ट वहाँ पर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई एरर नहीं है। वर्क्स ऑन बाइनरी डिवीजन, ठीक है, रिडंडेंसी, ठीक है, यहाँ पे भी इज अपेंडेड एट द एंड। दिस फॉर्म्स अ कोड वर्ड, ये कोड वर्ड बन जाएगा। टू फॉर्म दिस कोड एग्रीड अपॉन जनरेटर, पॉलिनोमियल जनरेटर जो यूज़ किया जाएगा उसको, उसकी हेल्प से दोनों जो हैं पॉलिनोमियल जनरेटर हो गया, और इसी तरह जो बॉटम जो रिमाइंडर आ गया ये दोनों की साइड पे सेम होगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो वहाँ पे रिसीवर की साइड पे भी उसी नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जो सेंडर की साइड से जो रिज़ल्ट आया है वो पॉलिनोमियल जो जनरेटर है उससे 1 बिट कम होगा। अगर 4 बिट
पॉलिनोमियल जनरेटर से हमारे पास जो नंबर आया है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 3 बिट होना चाहिए, 4 हमने सेंड नहीं करना है डाटा के साथ। अगर 5 बिट है तो फिर 4 हमने जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको हम नीचे 4 बिट ऐड करके वहाँ पे डाटा के साथ ऐड करके रिसीवर की तरफ हमने सेंड करना है, फिर वहाँ पे वही प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा। अगर रिसीवर की साइड पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद वो 0 आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अगर एरर, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो एरर नहीं है, अगर हमारे पास रिमाइंडर रिसीवर की साइड पे 0 आ गया तो एरर है। ठीक है, CRC के कुछ स्टेप्स क्या हैं कि n बिट्स विद डेटा का मतलब यह है कि हमने इसके साथ नंबर ऑफ बिट्स ऐड करने हैं। जब हम डिवाइड करने से पहले हम इसको देखेंगे कि हमारे पास अगर जो पॉलिनोमियल है, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल 4 बिट है तो 4 बिट का मतलब यह है कि हमने इसके साथ n बिट कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं, 1 बिट कम ऐड करना है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज़ हमने ऐड करने हैं। आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर विल बी कॉल्ड CRC ऑफ n बिट, यानी कि जब डिवीजन हो जाएगी एंड पे जो रिमाइंडर आएगा उसको हम CRC कहेंगे, नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ बिट्स हमने डिवाइड किया है पॉलिनोमियल से, जो हमने नंबर निकाला है उससे 1 बिट कम हमने उसका CRC निकालना है। डेटा एंड CRC विल बी सेंट टुवर्ड्स द रिसीवर विद द डिवाइजर, और डिवाइजर के साथ सेंड करेंगे। देन द डेटा एंड द CRC विल बी डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन नो एरर, इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 देन एरर। ठीक है, इसके बाद फिर हम नीचे स्लाइड चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव और जो है वो कंडीशन इस्तेमाल होगी बाइनरी डिवीजन के लिए। एक्सक्लूसिव और का मतलब यह है एक्स एंड वाई है, हमारे पास 2 इनपुट है, 0 0 आउटपुट है हमारे पास 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0। तो इस टेक्निक से हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम जहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस स्लाइड को। यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ। यहाँ पे सेंटर की साइड से ये देखें डेटा है हमारे पास, ये डिवाइज़र है। ठीक हो गया, डिवाइज़र लेंथ यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 4 बिट। यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र की लेंथ है वो 4 बिट है। यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल यहाँ से निकलेगा वो 4 बिट है, तो यहाँ पे जो एंड की ऊपर जो 3 बिट्स हमने ऐड करनी है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल जनरेटर है उससे ये निकाला जाएगा। वो कैसे निकलेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसके लिए एक मैं वीडियो शेयर कर लूँगा, वो आप देख लें, तो लाजमन आप उसको देखें। उस चीज़ की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि हम पॉलिनोमियल जनरेट कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल जनरेटर होता क्या है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसकी सिर्फ कैलकुलेशन बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसके साथ हम डेटा को साथ पॉलिनोमियल को जब निकालेंगे, पॉलिनोमियल के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। 1 1 की 0 आ गया, 0 0 0 1 0 1, यहाँ पे फिर इसके बाद 0 आ गया, फिर नीचे एक 0 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा इसको हम नीचे 0 0 0 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम दोबारा अब इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम अगर इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, 4 0 आएंगे तो यहाँ पे 1 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 बिट फिर नीचे उतार देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो नंबर आया एक नंबर नीचे उतार देंगे, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि कैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसके पास हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि अगर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये तो छोटा है, छोटी वैल्यू, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसके साथ इसी तरह अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी, ये यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा 1 से यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया इस जगह पे, ठीक है, ये आ गया वो 0 0 1 1 1। इस तरह हम इसको दोबारा इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको डिवीजन कर दी, 1 1 0 आ गया। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया CRC, 3 बिट रिमाइंडर हमारे पास आ गया। CRC इज नंबर ऑफ बिट्स एडेड टू डेटा। इसको हम फिर डेटा के साथ ऐड कर देंगे यहाँ पे, और जब ये ऐड के साथ डेटा के साथ ऐड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर की तरफ सेंड कर देंगे। 3 बिट CRC नाउ इट विल बी एडेड विद द डेटा टू बी सेंड टुवर्ड्स द रिसीवर विद द डिवाइज़र। अब डिवाइज़र के साथ हम इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वहाँ पे रिसीवर की साइड पे क्या प्रोसेस होगा। रिसीवर की साइड पे ये प्रोसेस होगा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो नंबर है उसके साथ हमने ये जो रिमाइंडर आया है इसको हमने ऐड कर दिया। इसको हमने दोबारा यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करने वो कर देना है। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जार ये आ गया। उसको हमने जब इसको यहाँ से निकाला तो ये चीज़ आ गई। और फिर उसके बाद हम अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 है। अगर इसको 0 करना है
तो इसको हमने लाजमन 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 आ गया। अब 0 आने के बाद यहाँ पे जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 1 आ गया, तो इसको हम दोबारा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और एक 0 आ गया, इसको निकालना है, तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया। अब अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये है द रिमाइंडर ऑफ देयर इज़ नो एरर। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब ये है इस डेटा के अंदर कोई एरर नहीं है। इसको कहते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो हमने डेटा लिंक लेयर में क्या चीज़ स्टडी की? लॉजिकल लिंक कंट्रोल का मतलब है फ्लो कंट्रोल। हमने इसमें फ्लो कंट्रोल के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स देखें? स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। और एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए, एरर कंट्रोल के लिए हमने कौन कौन से एल्गोरिथम देखे? हैमिंग डिस्टेंस देखा, चेकसम और CRC हमने देखा। हमारे पास ये एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए, ठीक हो गया। इस तरह मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारा वेरियस मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, एनी नोड कैन सेंड डेटा, नो रिस्ट्रिक्शन इसमें होता है। अलोहा हो गया, इस अलोहा की दो टाइप्स हैं, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, और कैरियर सेंसर मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन और कैरियर सेंसर मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस। यानी कि डिटेक्शन करता है और उसको डिटेक्शन करने के बाद बताता है कि यहाँ पे कॉलिजन हो गई है, इस कॉलिजन को डिटेक्ट करता है, इसका कॉलिजन को अवॉइड करता है। इन दोनों में ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए ये प्रोटोकॉल्स। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल का सम मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग मॉडल, पोलिंग और टोकन पासिंग, इसके अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती है। पोलिंग का मतलब ये वन सेशन देर में भी कंट्रोलिंग द पोलिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्शन होगा कंप्यूटर के बारे में, और उसके हिसाब इलेक्शन के बाद जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से उसको जो है वो मीडिया का एक्सेस उसको मिल जाएगा। इधर दूसरे टेक्निक है टोकन पासिंग है। टोकन पासिंग क्या होता है कि हु हैज़ टोकन ही कैन ओनली सेंड द फ्रेम, यानी जिसके पास टोकन होगा, टोकन रिंग टोपोलॉजी में आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक टोकन होता है, वो सारे के पास होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी टोकन जो है वो सारे जो कंप्यूटर्स के पास फॉरवर्ड किया जाएगा, और जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा सिर्फ वही कैपेबल होगा उस मीडिया को एक्सेस करने के बाद अपने डेटा को सेंड कर सके। इसमें चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल होते हैं जो कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल ऑन अ सिंगल मीडियम, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग हमने देखे हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और मुख्तलिफ किस्म की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे इस तरह ये चैनलाइज प्रोटोकॉल भी इसी डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल का काम है, डेटा लिंक लेयर का काम है। इस तरह एनालॉग में जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आता है, जो कि हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इस तरह डिजिटल में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आता है, जो कि जिसके टाइम के बेस पे हम डिवाइड करते हैं। टाइम स्लॉट और टाइम स्लाइसेस होते हैं, मुख्तलिफ टाइम्स हम असाइन कर देते हैं। थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा कि हम डेटा लिंक लेयर के कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है एरर करेक्शन और डिटेक्शन है, ठीक है। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स को पढ़ा, गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है ना। ये एल्गोरिथम्स जो है डेटा एरर डिटेक्शन के लिए हमने देखा। फिर उसके बाद एरर करेक्शन के प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें फॉरवर्ड एरर करेक्शन, और उसके अंदर हमने ये टेक्निक्स जो पढ़ी CRC और चेकसम और पैरिटी चेक टेक्निक्स, ये टेक्निक्स हमने कुछ देखी। तो इन टेक्निक्स में से आपके पेपर में भी यही क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो लाजमन इस वीडियो को लाजमन देखें, और स्पेशली चेकसम, CRC और पैरिटी चेक को लाजमन समझ लें। इसी से एक क्वेश्चन मैं लाजमन दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और शायद मैं कुछ वीडियो लिंक्स भी शेयर कर लूँ, तो वो लाजमन देख लें और पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें।